हाँ अब क्या रह गया था लास्ट में? रोटेटिंग मोशन हो चुका था, रोटेशनल मोशन हो चुका था। तो अगली हेडिंग डाल के छोटा सा रह गया था वहाँ, तो डाल दो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है ना? देखो इसमें क्या होगा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि एक पॉइंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। अब देखो वो इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है और वापस आ रहा है, वापस इस तरफ जा रहा है, वापस इस तरफ आ रहा है, वापस इस तरफ जा रहा है, वापस इस तरफ आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है? जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है और एक पॉइंट से गुजर रहा है। यहाँ इस पॉइंट से गुजर रहा है ना, इसको हम बोलेंगे क्या? मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इधर या फिर इधर टू टू फ्रॉम मतलब इसको बोलते हैं टू फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू फ्रो। मतलब यहाँ से बोलते हैं ना कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, टू दिस पॉइंट टू फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, हर समझ में। तो टू दिस पॉइंट टू फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, और टू दिस पॉइंट टू फ्रॉम दिस पॉइंट, हर समझ में आया। ये ऐसा जो मोशन होता है उसको बोलते हैं टू फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, हर समझ में आया। टू एंड फ्रो। जैसे कि पेंडुलम नहीं होता, पेंडुलम कैसा होता है? मान लो ये पेंडुलम है ना, वो क्या करता है? यहाँ से इधर, वो इधर जाता है, वापस आता है, वापस इधर जाता है, वापस आता है, वापस जाता है, वापस आता है। अरे समझ में आया? तो ये जो पोजीशन है ये क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? मीन। इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव थ्रू टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। अरे समझ? देन इट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। देखो जब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैंने कहा ना जो हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि एक एक्सिस होती है ना, स्ट्रेट लाइन। उसको हम क्या पढ़ा था कि उसको हम बोलेंगे अबाउट स्ट्रेट लाइन, अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन। अबाउट हमने यूज किया था क्या? अबाउट। अरे समझ में? इसमें क्या यूज करेंगे? अबाउट मीन पोजीशन। अरे समझ में? तो लिखो a particle moves to and fro about the mean position. A particle moves to and fro ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑसिलेटरी मोशन। एंड देन इट्स मोशन इज देन मोशन इज ऑसिलेटरी। है समझ में क्या है? अब जो है हमारे टाइप ऑफ मोशन जो हो चुके हैं खत्म, है ना। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं रेफरेंस पॉइंट।
किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। तो किसी का हमें रेफरेंस लेना पड़ता है ना। जैसे रिश्तेदारी नहीं पता कि ये उसका बेटा है, तो है ना, ये उसका दादा है या ये तुम्हारा दादा है ना, अरे समझ। तो हमें रेफरेंस लेना पड़ रहा है, किसी भी पर्सन का रेफरेंस लेना पड़ता है ना, तो हमें पहचाना जाता है, ऐसे ही पहचाना नहीं जाता। अरे समझ, मैंने ऐसे पूछा कि तुम्हारा घर कितने किलोमीटर या कितने मीटर है, क्या पूछो? कहाँ से? हाँ, कहाँ? ऐसे पूछो ना, कहाँ से? ऐसे पूछो नहीं पूछो। मैंने पूछा रेलवे स्टेशन कितना दूर है, मैंने पूछ रहा है रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो तुम क्या पूछोगे वापस? कहाँ से? आपका क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ से। हर बार क्या पूछोगे? कहाँ से। और वो कहाँ मैं बताऊंगा कि नेशनल हैंडलूम से कितना किलोमीटर है या कितने मीटर है, तो आप बोलोगे 500 मीटर। मैं वो आपके घर से कितने मीटर है, तो आप बोलोगे 800 मीटर। अरे समझिए, तो कहाँ से, मतलब हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि यहाँ से एम्स कितना दूर है, हमारे कोचिंग से एम्स कितना दूर है, तो हम बोलेंगे 3 किलोमीटर। मेरे घर से 2 किलोमीटर। अरे समझ में। तो किसी भी पोजीशन बतानी, किसी भी लोकेशन की पोजीशन बतानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस देना पड़ेगा, और उस रेफरेंस से हम क्या बताएंगे? किसी की भी पोजीशन बताएंगे। और एक रेफरेंस तो ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन तो बात नहीं हो, कितना दूर है? 500 मीटर। तो ठीक है, 500 मीटर चल दिए, इधर 500 मीटर चले आए, है ना। तो इसके साथ हमें क्या डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं, इधर जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, जो जिस तरफ है। तो हमें वो रिक्वायरमेंट होगी ना कि आप एक तो रेफरेंस पॉइंट, मतलब जैसे कि हो सकता है आपका घर, मैं आपको घर को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो हो सकता है स्कूल कुछ दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस पे हो, और उस डिस्टेंस कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो। अरे तो मैंने 5 किलोमीटर आपके घर से 5 किलोमीटर, यदि किसी और को रेफरेंस पॉइंट पकड़ लूँ तो कुछ और किलोमीटर होगा। अरे समझिए, तो किसी भी डिस्टेंस या लोकेशन बताने के लिए, है ना, पोजीशन बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट, है ना। जैसे कि मैं आपके हाउस पे यदि रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो यदि ऐसा एक हम लेते हैं कि जैसे कि हाउस है हमारा हाउस, इसको मैं कहता है रेफरेंस पॉइंट मानूं, है ना। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम पता करेंगे कि कितनी दूरी पर है। अरे समझ में। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ से जयपुर कितने किलोमीटर है, या मैं बोलूँ जयपुर कितने किलोमीटर, यहाँ से छोड़ो, यहाँ छोड़ने के फिर रेफरेंस पॉइंट सीधा आगे। मैं बोल रहा हूँ कि जयपुर कितना दूर है, जयपुर कितना दूर है, तो कितना दूर का क्या मतलब? कहाँ से, है ना। तो बाद में पूछोगे कुछ और दूरी पर है, और जोधपुर का रेफरेंस लोगे कुछ और दूरी पर। अरे समझ में नहीं आया। हाँ, जयपुर साइड के, हाँ, तो कहाँ से? जोधपुर से, है ना। तो बाद में से कुछ और होगा, रेफरेंस पॉइंट का हमें फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हाउस है, इसको मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस पॉइंट मान, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट को मान के मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन कितना है ना। तो मान लो कि रेलवे स्टेशन मान लो कि सर, और वो उसका मान लो कि कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर, है ना। क्या है? रेलवे स्टेशन। अरे समझ में आया? आपके मान लो कि इस तरफ आपकी स्कूल है ना, और उसके मान लो 3 किलोमीटर है। कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट, इससे कुछ और दूरी पर हो सकती है। इसको रेफरेंस पॉइंट मानो तो ये तो कितना 5 रहेगा, लेकिन ये कुछ और दूरी पर। अरे समझ में आया? और मान लो कि इस तरफ जो है आपका क्या है? हॉस्पिटल है, मान लो क्या है? अरे समझ, वो यहाँ से कितने किलोमीटर है? मान लो कि 5 मान लो 6 किलोमीटर। अरे समझ में आया? तो रेफरेंस पॉइंट है हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता और उसकी डिस्टेंस भी बताता, पोजीशन बताता। अरे समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? यदि हम किसी
भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि फाइंड करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अरे समझ में हो सकता है आपका इधर इस तरफ आपका प्लेग्राउंड हो, मानो कि वो 1/2 किलोमीटर हो, है ना। हो सकता है इधर पेट्रोल पंप हो, वो हो सकता है आपका 2 किलोमीटर हो। अरे समझ कहाँ से? आपके घर से। अरे समझ रेफरेंस पॉइंट क्या लिया आपका? आया समझ नहीं आया? तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है यदि हम इसकी इनकी लोकेशन पता करना चाहते हैं और इनकी डिस्टेंस हम पता करना चाहते हैं हमारे घर से। आया समझ में? तो लिखते हैं वी वांट टू फाइंड पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट, वी हैव नीड टू रेफरेंस पॉइंट। देखो वी वांट टू देखो ये रेफरेंस पॉइंट जो है वो कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप है ना आपकी बस खड़ी है और बस को आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, है ना। तो मान लो कि बस थोड़ी आगे चली गई तो डिस्टेंस बदल जाएगी ना आपकी। तो जनरली जो हमारा रेफरेंस पॉइंट वो कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब एक रुका हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमने बिल्डिंग को मान लिया, जैसे हम रेलवे स्टेशन को मान लिया, जैसे हमारा घर, ऐसा नहीं है कि हमारा घर पे चले कहीं जाए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। और एक बात और है कि रेफरेंस पॉइंट से ही हमें ये पता चलता है कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है या नहीं। मान लो कि हमारी कोचिंग क्या है? रेफरेंस पॉइंट, है ना। अब इधर कोई गाड़ी आके रुकी, है ना। मैंने आधे घंटे से वापस आया तो गाड़ी रेफरेंस मान लो उसकी डिस्टेंस थी, मान लो कि हार्डली 200 मीटर, है ना। मैं थोड़ी देर से आया तो वो देखा कि थोड़ी आगे चली गई, मतलब उसकी लोकेशन क्या हो गई? बदल गई, है ना। और उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई? 300 मीटर। यहाँ से कितनी हो गई? 300 मीटर। इसका मतलब क्या है? उसने मूवमेंट किया है, वो मूव हुई है। आ रहा समझ में? तो कोई भी बॉडी मूवमेंट में है ना, तो उसकी हम क्या बता सकते हैं कि वो मूवमेंट में है या नहीं है? किसके आधार पर? रेफरेंस पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं। तो लिख लो रेफरेंस पॉइंट इज जनरली अ स्टेशनरी पॉइंट। Reference point is generally a stationary point. Reference point. ठीक है। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इससे हम क्या पता चल, ये पॉइंट ऐसा होता है जहां से हम पता कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं। अरे समझ में आया? मान लो ये रेफरेंस पॉइंट मैंने कोचिंग को मान रहा हूँ और मान लो हमारे सामने वाला जो घर है ना, वो हार्डली कितना होगा? 50 मीटर। और 50 मीटर मैं देख रहा हूँ यहाँ से डिस्टेंस में चेक किया और 2 दिन बाद में आया, कितना था? 50 मीटर। क्या था? 50 मीटर। तो क्या ये मूवमेंट इसमें ये मूव हुआ है क्या? इसमें मोशन हुआ है क्या? नहीं। अरे समझ में? तो ये कैसे पता किया हमने? रेफरेंस पॉइंट भैया फिक्स एक मानना पड़ेगा ना। मान लो स्टेशन है और स्टेशन में आज गया तो एक रेल पड़ी, ठीक है। 2 दिन बाद गया फिर भी खड़ी, 3 दिन बाद गया फिर भी खड़ी। उसकी लोकेशन बदली है क्या? उसकी पोजीशन बदली है क्या? नहीं। रेफरेंस पॉइंट से क्या उसकी पोजीशन बदली है क्या? नहीं। मान लो ट्रेन चल के कहीं दूर चली जाए और मैं रेफरेंस पॉइंट मान लो स्टेशन, और मान लो वो 10 किलोमीटर दूर चली गई रेफरेंस पॉइंट से हमारे स्टेशन से। इसका मतलब क्या है? तो पहले तो 0 किलोमीटर था, वहीं खड़ी थी, लेकिन अब कितना हो गया? 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? कि वो उसका मूवमेंट। अरे समझ? तो रेफरेंस पॉइंट से हम पता कर पाते हैं कि कोई भी बॉडी मूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच
from which the chain in the position of in the chain object is observed. ठीक है, इसका आंसर क्या है कि हम जो है it is a point from which in the change of position of object is observed. इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, आया समझ में नहीं आया? आ गया? तो ये थोड़ा सा हमारा रह गया था कल की रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और थोड़ी सी डेफिनेशन. आया समझ में? अगली हेडिंग डालो अपन पाथ लेंथ. डालो ये थोड़ा बना लिया क्या? बना है. ये नीचे वाला लिख दिया. क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि एक कार है और वो कार ये कार है, मान लो कार पोजीशन ए से स्टार्ट होती है ना, मान लो हमारी कोचिंग से स्टार्ट होती है ना, और वो कार कैसे जाती है, इसका मधुबन गई है ना, तो यहाँ से मधुबन कितने किलोमीटर पड़ता है, मान लो 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर. ओके, फिर वो उधर चली गई है ना, मान लो कि वो चली गई कहाँ पर, जरूर है ना, यहाँ से पड़ता है 5 किलोमीटर. फिर वापस इधर इस तरफ आई और रेलवे स्टेशन चली गई और वो यहाँ से पड़ता है कितना, वो 4 किलोमीटर है ना, और ये फिर यहाँ से इस तरफ आ गई, कहीं और चली गई कितने किलोमीटर, मान लो किसने 3 किलोमीटर और ट्रेवल किया. समझ में? और ये पोजीशन होगी क्या, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी, यहाँ तक कार समझ में. एक कार है या कार क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी समझ में नहीं है ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट इसने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से 2 किलोमीटर, 2 और 5 7 और 4 11 और 11 3 14, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 14 किलोमीटर. ये जो उन्होंने जो ये ऑब्जेक्ट है कार ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वही क्या होती है, पाथ लेंथ. वही क्या होती है,
पाथ लेंथ, तो लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस traveled by the body known as path length. आया समझ में नहीं है? अगला हेडिंग में तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट देखो, ये तो कार की पोजीशन ए है और ये कार की पोजीशन क्या है? बी। तो ये पोजीशन है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल। इनिशियल ओके। और जो पोजीशन बी है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। अरे समझ नहीं आया? इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या है? बी। और जो कार कहीं से भी गई हो, किस तरह से गई हो, ऐसे गई, ऐसे ऐसे घूम घूम के गई, कहीं नहीं गई, लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है किसके बीच में? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। जो सीधी दूरी है किसके बीच में? पोजीशन ए और पोजीशन बी, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो बिल्कुल सीधी या मिलने वाली जो भी लाइन है, या सीधी रेखा है ना, या सीधी लाइन है, उसकी कितनी डिस्टेंस है, वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि यहाँ से घूम गया, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस मान लो कि 5 किलोमीटर। अरे समझ नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारे जो पाथ लेंथ है वो कितने कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो द डिफरेंस बिटवीन initial position and final position, ठीक है? of the body is called ओके। समझ में आया कि बट इसमें देखो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस या पाथ लेंथ या उसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो इसको जो है इधर बता देता हूँ। तुमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी सुनी है? स्केलर क्वांटिटी ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। सुना है क्या? थोड़ा ये पूरा देखो, किसी का मैं डिस्क्रिप्शन देना हो, किसी का मैं विवरण देना हो या पूरी बात बतानी है ना, जैसे कि
किस चीज़ का हमें डिस्क्रिप्शन, किसी थिंग का, किसी ऑब्जेक्ट का हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो हो सकता है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़े और हो सकता है हमें क्या बताना पड़े, उसका डायरेक्शन बताना पड़े या दोनों बताने पड़े। जैसे कि आपने पूछा या किसी ने पूछा कि कितना दूर है हमारा रेलवे स्टेशन, तो आपने कहा कि 10 किलोमीटर। 10 यहाँ पर 10 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। 10, 5, 15, 20, 25 ये सब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आ रहा समझ नहीं आया? लेकिन वो चला गया कितने किलोमीटर, जो भी आपने बताया 10 किलोमीटर बताया, वो 10 किलोमीटर इस तरफ चला गया। स्टेशन है इस तरफ, वो चला गया इस तरफ। स्टेशन तो आया नहीं, वो 10 कभी चला गया, 25 चला गया, लेकिन स्टेशन का तो पता आता कुछ भी नहीं। तो इसके साथ एक आपको एक और जानकारी देनी पड़ेगी उसको कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ। कहाँ जाओ, नॉर्थ, तो आपका स्टेशन आएगा, नहीं तो कुछ और ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी का डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, डिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन या पोजीशन का डिस्क्रिप्शन बताने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ी, दो चीज़ों, एक तो आपको डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का समझ आता है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना, अरे समझ आया? तो ये सब क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, समझ आया? तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन के लिए कितने की जरूरत हो, दो चीज़ों, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वो जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर। और लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनको हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब वो 5 किलो लेके आओ आटा, तो साथ यही बता दें कि उत्तर दिशा में चले जाए या नॉर्थ या साउथ में चले, ऐसा बता देंगे। 5 किलो लेके आ जाए बस, और किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक की जरूरत पड़ी, किसकी, मैग्नीट्यूड। अरे समझ नहीं आया? सिर्फ क्वांटिटी की जरूरत पड़ी ना, डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ी। बोला कि दूध लेके आओ, तो आप लिए, बोला 1 लीटर दूध ले आया, तो आप चुपचाप लेके आते। तो ऐसा पूछा कि किस दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी पूछा। आप सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड। अरे समझ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, जिसमें दोनों की जरूरत पड़े। अरे समझ में? तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो पोजीशन है, पाथ लेंथ है, वो तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट है जो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हम डिफरेंस लिखेंगे तब लिखेंगे, तो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें क्या जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड for their description, for their description. Okay? लिख लेते हैं, but direction is not required. Okay? सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मैग्नीट्यूड की। अरे समझिए ना, तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत। तो वो जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। अरे समझ में, इधर लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Magnitude and direction both are required for their description. ठीक है, जैसे कि मास हो गया, इसमें कौन कौन से, जैसे कि एक मीटर हो गया मास, है ना, ठीक है। और इसमें जैसे कि पोजीशन, है ना, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर में डिस्टेंस,
स्केलर मान लिया, ये लिख लेते हैं। स्केलर मान लिया क्या, जैसे कि डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस आ जाएगा, और जैसे कि मास वगैरह इसमें वेक्टर में एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा क्या, जैसे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तो है, इसमें अभी वेलोसिटी है वो इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इनके बारे में लिख लेते हैं, तो बता देते हैं। ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो अब थोड़े से ना इसके डिफरेंस या सिमिलरिटी जो भी है वो लिख लेते हैं ना, ये लिखो पाथ लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ ये एक तरह की लेंथ है ना, एक लेंथ पाथ लेंथ क्या है या डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या हो L1, सारा समझ नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक लेंथ है। तो पहली बात है सिमिलरिटीज क्या है कि इट इज बेसिकली लेंथ, it is basically length or it is also length, it is basically length। तो इस डायमेंशन क्या होगी L सदर मान लिया, और ये भी क्या है it is also length, इसकी डायमेंशन क्या होगी L1, दो से तो सिमिलरिटी तो ये है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या है, तो जो हमारी पाथ लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, वो हमेशा कैसी होती है, ये तो कौन सी क्वांटिटी होती है, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर समझ नहीं आया तो कैसा लिखेंगे, क्या पहली बात ये लिखेंगे क्या, दूसरा लिखा ही है डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या होती है, बॉडी ट्रेवल जितना भी करती है, डिस्प्लेसमेंट कितना वो डिफरेंस होता है वो तो लिख लो, इट इज
तीसरा क्या कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है। मान लो कि यहाँ से कोई जगह तो कभी भी जो है डिस्प्लेसमेंट का छोटा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होता है। इसे पाथ लेंथ आया समझ में आया? तो ये इसको लिखते हैं डिस्टेंस ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज लार्जर देन या पाथ लेंथ ना पाथ लेंथ ऑलवेज larger than is ratio, but in the case of linear motion, the rectilinear motion, in the case of linear motion, linear motion जैसे कि देखो कोई भी कार है तो सीधा चलती है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई पोजीशन ए और वो वहाँ की ये पोजीशन बी है समझ में। तो ये कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन हुआ कि नहीं? देखो इसने मान लो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना किया? 5 किलोमीटर। अब बताओ पाथ लेंथ कितनी? पाथ लेंथ कितनी? 5 किलोमीटर। यार नहीं डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर। है समझ में? जब कोई भी कार लीनियर या कोई भी ऑब्जेक्ट यानी लीनियर मोशन में होता है, सीधा चलता है, तो क्या होता है? फिर क्या हो जाता है? तो इन केस ऑफ लीनियर मोशन डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज है ना। But in the case of linear motion, path length and 1.5 displacement plus 8.5 r. Okay, that's 24. इसमें क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? छोटा होता है नहीं? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस से या पाथ लेंथ से छोटा होता है। लेकिन यदि रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा? दोनों बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज small than path length, but in the case of linear motion displacement and path length are equal. ओके, अब देखो एक इसमें एक और बात है कि
क्या पाथ लेंथ कभी भी 0 हो सकती है क्या? ये कोई बार इधर चली है ना, मान लो इधर चली तो फिर वापस को ये यहाँ 3 किलोमीटर चली, ऊपर भी इधर 5 किलोमीटर चली, ठीक है 5 किलोमीटर चली, फिर इधर वापस 3 किलोमीटर चली, तो पाथ लेंथ कितनी होगी है ना, मतलब 3 3 6 और 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर क्या हो गया पाथ लेंथ। अरे सुनो ना, लेकिन तो मान लो कि इधर चली और इधर चली, मान लो 10 किलोमीटर चली, फिर इस तरफ चली इतने भी 20 किलोमीटर, और वापस ये पॉइंट ए से शुरू हुई थी, वापस किस पे आ गई, वापस इधर आ गई 3 किलोमीटर चली है ना, हम 3 किलोमीटर। अब देखो पाथ लेंथ कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, 11 तो याद हो चुका था, 10 21 और 41 और 41 और 3 44 किलोमीटर से क्या होगी पाथ लेंथ, वही तो नहीं होगी पाथ लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, एक से चली थी वापस कहाँ आ चुकी है एक, तो डिफरेंस इतना भाई, इनिशियल पॉइंट भी ये और फाइनल पॉइंट भी ये, अरे समझ लिया, तो यहाँ पे बी पॉइंट माना था, मान नहीं माना था और सीधा ये कहाँ लेके जा रहा है, वापस ए पे ही लेके जा रहा है, तो ये कहाँ चली वापस ए पे आ चुकी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो क्या क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं, वो चलेगा भले वहां पर वापस आ जाए, मान लो कि इधर से चला कोई 10 किलोमीटर है ना, इधर गया और इधर से वापस आ गई, पॉइंट ए से चला वापस कहाँ चला पॉइंट ए, तो 10 किलोमीटर जाने का 10 किलोमीटर आने का, 20 किलोमीटर क्या होगी पाथ लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट कितना 0, ए से शुरू और ए से ही खत्म, डिफरेंस क्या कुछ भी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट पाथ लेंथ 0 नहीं हो सकती, तो लिख लो पाथ लेंथ कैन नॉट बी 0, cannot be 0, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट will be 0, displacement डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना, तब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो सेम ही है ना, फाइनल इनिशियल एंड फाइनल क्लियर,